सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 6 मई के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। सीधे पहुंचेंगे संपादकीय की तरफ। संपादकीय इस क्रम में रहने वाले हैं हादसे की जगह, फिर असुरक्षित महिलाएं और सूदखोरी के दुष्चक्र में फंसे लोग। असुरक्षित महिलाएं अभी पिछले आर्टिकल में भी पिछले अंक में महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कई बातें बताई गई थी। आज उसी को लेकर एक और संपादकीय आया है। सबसे चौंकाने वाली बात मुझे बहुत ये लगी कि महिला सबसे ज़्यादा असुरक्षित बाहर नहीं, घर के अंदर है। आइए जानते हैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ और क्या मतलब है इन रिपोर्टों का, क्या बताना चाह रही हैं समाज के बारे में। समाज में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए कई कड़े कानून बनाए गए हैं। जागरूकता कार्यक्रमों के समानांतर महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, मगर आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं तरह तरह से हिंसा का शिकार हो रही हैं। अर्थव्यवस्था के चमकते आंकड़ों पर विकास के दावों के बीच ऐसा क्या है जो हमारे समाज में स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण और मानस को मानवीय बना पाने में बाधक बना हुआ है। महिलाओं के खिलाफ घर से बाहर होने वाले अपराध निश्चित रूप से बेहद गंभीर समस्या है, लेकिन इससे त्रास्त क्या होगा कि आज भी हमारे परिवारों के ढांचे और व्यवहार में ऐसा बदलाव नहीं आ सका है जो कम से कम घरों की चारदीवारी के भीतर महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। महिला आयोग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट बताया कि इस वर्ष उसे अब तक 7,698 शिकायतें मिली हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या घरेलू हिंसा, मारपीट और आपराधिक धमकी की है। सवाल है कि लंबे समय से चलाए जा रहे स्त्री पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण संबंधी कार्यक्रमों और अभियानों की दिशा क्या रही है कि आज भी बड़ी संख्या में महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। ये समझना मुश्किल है कि किन्हीं वजहों से पिछड़ गए समुदायों, ये नहीं आमतौर पर पढ़े लिखे सुसभ्य कहे जाने वाले लोग के भीतर भी महिलाओं के खिलाफ अनेक दुराग्रह और असंकीर्णताएं क्यों पलती रहती हैं, क्यों आज भी इस नए भारत में ये हो रहा है। जाहिर है महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बिना बने कानूनों को जहां सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है, वहीं सबसे ज़्यादा जोर लोगों की सोच में बदलाव पर भी दिया जाना चाहिए, जिस वजह से कोई व्यक्ति या उसका परिवार महिला से संवाद करने के बजाय हिंसक रुख अपना लेते हैं। वही देखिए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इतना, मगर ये एक कहीं ना कहीं समाज की भी हार ही है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित तो महिलाएं घर के अंदर हैं। अगला एक और लापरवाही का इशारा करते हुए खबर आती है हादसे की जगह। धार्मिक स्थल आयोजनों उत्सवों की भीड़ को नियंत्रित न कर पाने, आवागमन का समुचित प्रबंध न होने से अक्सर भगदड़ मचने, दम घुटने आदि से बड़ी संख्या में लोगों की मारे जाने, घायल हो जाने की खबरें आती रहती हैं। मगर हैरानी की बात है कि इनसे कोई सबक नहीं है। देखिए, अभी हमने बहुत पहले जो घटना हुई थी आपकी, कई घटनाओं में देखा है कि जो मैनेजमेंट कमेटी होती है वो प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट गेट्स को नहीं डिफाइन कर पाती है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल कोई नहीं होता है। डिज़ास्टर से निपटने के लिए कोई आपदा या फिर कोई भी प्रकार की मानवीय जनित आपदा या भीड़ धक्का मुक्की, उम्मीद से अत्यधिक लोग आ जाना, ऐसे कंडीशंस में कैसे मैनेज करेंगे पूरे इवेंट को, ये कोई भी प्लान नहीं करता है। इसी का नतीजा है गोवा में बीते कुछ दिनों एक और घटना हो गई, जो कि फिर से वही सवाल खड़े कर रही है कि क्या सॉल्यूशन इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि इवेंट मैनेजमेंट जो भी करते हैं ऐसे बड़े-बड़े, वो उन पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं। गोवा के एक मंदिर में हुए हादसे उसका ताज़ा उदाहरण है। शनिवार को उस मंदिर उत्सव में भगदड़ मचने से 6 लोग दबकर मर गए, जबकि 70 लोग घायल हो गए। घटना की प्राथमिक जाँच से पता चलता है कि जिस जगह हादसा हुआ वहाँ गली संकरी और रास्ता ढलान वाला था। ढलान पर खड़े कुछ लोग असंतुलित होकर नीचे गिरे, जिससे भगदड़ मची और 6 लोग दबकर मर गए। दुखद है, पर बात ये है कि ऐसी घटनाएँ आए दिन कोई ना कोई आती रहती है, तो यहाँ पे ज़िम्मेदारी आयोजकों की किस दिन तय होगी? जाँच कमेटी बनती है, रपट आती हैं और बाद में मैटर पूरा दबा दिया जाता है। ज़रूरत यहाँ पे किसी पे आरोप या किसी को जेल भेजने की नहीं है, ज़रूरत यहाँ पे ये है कि एक प्रॉपर इवेंट इमरजेंसी प्रोटोकॉल होना चाहिए इन आयोजकों के पास, जिसके तहत वो ऐसी बड़े समारोह में किसी प्रकार की अगर
अनहोनी होने वाली हो या हो रही हो, तो तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इवैक्यूएट कर सकें और स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएँ प्रोवाइड करा सकें। मगर ऐसा होता नहीं है, सिर्फ़ कागज़ों में बातें होती हैं। अगला आठ संवाद की है सूदखोरी के दुष्चक्र में फँसे लोग। ये धीरज यादव साहब लिखते हैं, देश में सूदखोरी एक ऐसा सामाजिक और आर्थिक समस्या है जो संस्थागत बैंकिंग क्षेत्र तंत्र की सीमाओं, गरीबी और तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं की वजह से गहरे जड़ें जमा चुकी है। सूदखोरी में उधार देने की प्रक्रिया औपचारिक वित्तीय नियमन के दायरे से बाहर अत्यधिक ब्याज दरों पर आधारित है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि ऋण, आपातकालीन स्वास्थ्य व्यय और पारिवारिक आयोजनों की तत्काल आवश्यकता के समय जब औपचारिक ऋण सुलभ नहीं होता, तब गरीब और निम्न मध्यवर्ग के लोग गैर संस्थागत सूदखोरों पर निर्भर हो जाते हैं। देखिए वो फॉर्मल फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम आज भी इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया, हालाँकि हुआ है, मगर इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ है। जो इनफॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है, ये सूदखोरों वाला आपका कर्जा देने के लिए, ये असल में एडवांटेज ले जाता है ओवर फॉर्मल, क्योंकि इसमें लेस पेपर वर्क और क्विक डिस्पर्सल, तुरंत मिल जाता है पैसा। फॉर्मल वाले में पूरी प्रक्रिया होती है, कागजी कार्रवाई होती है, फिर डिस्पर्स होता है, फिर आता है। दूसरी बात है, फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में बहुत ही डर है बना हुआ बैंक वैंक वगैरह का, रिजेक्ट भी हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो आज भी इनफॉर्मल बैंकिंग सेक्टर ये रूप में सूदखोरों का दबदबा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मात्रा में है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के 17वें दौर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 36% और शहरी क्षेत्र में 17% परिवार गैर संस्थागत ऋण पर आश्रित थे। ये आंकड़े हैं। ये ग्रामीण भारत में सूदखोरों के चलन की अक्सर ईशत में शामिल होती है कि यदि ऋण उस समय वापस नहीं किया गया तो कर्जदार को अपनी संपत्ति का बयानामा कर्जदाता के नाम करना पड़ेगा। कई बार सूदखोर ऋण देने के समय ही एक वापसी बैनामा रिवर्स डीड तैयार करा लेते हैं ताकि ऋण की अदायगी ना होने पर बिना अतिरिक्त कानूनी प्रक्रिया के तुरंत संपत्ति पर स्वामित्व का दावा किया जा सके। कर्ज अदायगी में विफलता केवल आर्थिक हानि तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कई बार कर्जदार को ऋण की राशि में से कई अधिक मूल्य की संपत्ति गंवानी पड़ती है। यही तो गेम है पूरा अपने आप में। और कई बार इस को जानते हैं कि ये व्यक्ति दे ही नहीं पाएगा, जैसे उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर गहरा आघात पहुंचता है। ग्रामीण समाज में सूदखोरों की एक जटिल भविष्य ये भी है कि कर्जदार प्रायः अपने तबके के व्यक्तियों से ही ऋण लेते हैं। इस तरह एक ही लपके की कुछ आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्तियों का क्षेत्रीय समुदायों और अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। ये प्रभुत्व केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी स्थापित हो जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की ओर और स्वतंत्र ग्रामीण अध्ययन रपटों के अनुसार जिन जाति समूह के पास अधिक अधिक आर्थिक नियंत्रण होता है, वह स्थानीय चुनावों और राजनीतिक निर्णयों पर भी प्रभाव डालते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में भी ग्रामीण कर्जग्रस्तता एक प्रमुख चिंता रही, जिसके परिणामस्वरूप कृषि ऋण राहत कानून लागू करने पड़े। आज भी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में सूदखोरी आत्महत्या, संपत्ति गंवाने और सामाजिक अपमान का एक मुख्य कारण बनी हुई है। सूदखोरी के पीछे मुख्य कारक बैंकिंग पहुंच की कमी, दस्तावेज संबंधी बाधाएं और वित्तीय साक्षरता का अभाव और सरकारी योजनाओं की सीमित पहुंच है। ये तो जो चैलेंजेस हैं कि आज भी फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट करने में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, टाइम बहुत लगता है, रिजेक्शन रेट भी ज़्यादा होता है, फिर कोलैटरल वगैरह बहुत मतलब यहाँ भी पड़ता है। पर जनरली जो सामान्य जनता जो होती है वो डरती है फॉर्मल सेक्टर में जाने के लिए। आगे देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की 21 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20% ग्रामीण आबादी औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित है। अच्छा, कुछ को नॉलेज भी नहीं है, कुछ लोग को ये डर लगता है कि अरे बैंक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई, उसमें ये हो जाता है, वो हो जाता है। हालांकि बैंक्स ने बहुत मेहनत के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक्स ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करा है, मगर फिर भी कुछ लोग को आज भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है इतनी, और उनको डर ही लगता है। वित्तीय लगभग 20% ग्रामीण आबादी औपचारिक बैंक सेवाओं से वंचित है। ये वित्तीय साक्षरता सर्वेक्षण 20 के अनुसार केवल 27% भारतीय वयस्कों को वित्तीय सिद्धांतों की बुनियादी समझ है।
और लोग को लगता है कि कहाँ जाएँ, पता नहीं क्या है वहाँ पे। उस और जो ग्रामीण क्षेत्र के आपके ताकतवर लोग होते हैं, उनसे कहीं न कहीं उनको एक अपनत्व लगता है कि हमारे गाँव के ही आदमी हैं वगैरह, वगैरह। सूदखोरी का आर्थिक प्रभाव अत्यंत गहरा है। व्यक्ति मूलधन से कई गुना ब्याज चुकाने के बाद भी ऋण से मुक्त नहीं हो पाता और संपत्ति खो देता है। एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण कर्जग्रस्तता में गैर संस्थागत ऋण साधनों का प्रमुख प्रभाव रहा है। सामाजिक स्तर पर परिवारों में तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आत्महत्या करने वालों में बड़ी संख्या किसानों और छोटे व्यापारियों की थी, जो आर्थिक दबाव के कारण सूदखोरों की जाल में फंसे थे। भारत में सूदखोरी को सीधे नियंत्रित करने वाला कोई व्यापक राष्ट्रीय कानून नहीं है, ये तो सही बात है। मगर फिर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 384 जबरन वसूली और धारा 525 आपराधिक धमकी का आंशिक उपयोग संभव है, लेकिन सूदखोरी को अलग आर्थिक अपराध के रूप में आईपीसी की स्पष्ट रूप से परिचित नहीं किया गया है। देखिए, ये तो है कि ये इन्फॉर्मल सेक्टर तो इन्फॉर्मल है ना? इसको इसके खिलाफ कोई कानून ही नहीं बना है। तभी ये बहुत बढ़-चढ़ के अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना विष फैलाया हुआ है। कानूनी प्रणाली सबसे बड़ी बाधा है ये है कि ऋण लेन-देन अनौपचारिक होता है। तो साक्ष्य के अभाव में न्यायिक कार्रवाई कठिन हो जाती है। देखिए, सबसे बात ये है कि इसमें कोई एविडेंस नहीं होता, कोई पर्ची नहीं कटती है, कोई कोई अगर एविडेंस होता भी है, रिकॉर्ड होता है, तो वो बेसिकली सूदखोरों के पास ही जमा होता है। तो कुछ रिकॉर्ड में नहीं है। वहीं पे देखिए, कंपैरेटिवली अगर आप बैंक में लोन लेने के लिए जाएँगे, तो डे 1 से जो जहाँ-जहाँ पे आप साइन करेंगे, वो कागज़ ऑन रिकॉर्ड रहेगा। तो ये भी कारण है कि इन्फॉर्मल सेक्टर इन्फॉर्मल ही कहलाता है। सरकारी प्रयासों के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना इत्यादि से प्रयास करे गए हैं वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए। और वर्ष 24 में केंद्र सरकार ने अनियमित डिजिटल और पारंपरिक ऋणदाताओं के खिलाफ एक मसविदा कानून पास किया है, जिससे 7 से 10 वर्षों तक की सज़ा का प्रावधान है। हालाँकि हम जानते हैं कि ऐसा कुछ कभी होने वाला नहीं है। फिलहाल बहुत ही वित्तीय साक्षरता एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में चल रही वित्तीय समस्याओं को लेकर बहुत बढ़िया संपादकीय लिखा है। और ये चुनौती है बहुत बड़ी, ये चुनौती सिर्फ़ आर्थिक नहीं, ये चुनौती बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती है अपने आप में। ये आर्थिक है, सामाजिक है चुनौती, वित्तीय तो है ही। आगे देखते हैं। ये बेसिकली ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये विक्ट्री डे इन यूरोप, इसे कहते हैं वीई डे, विक्ट्री इन यूरोप डे। वर्ल्ड वॉर 2 के समापन के बाद 8 मई 1945 में ये मनाया जाता है। तो यहाँ पे तो क्वीन वगैरह खड़े होते हैं और विक्ट्री डे को मनाते हैं। इसी के साथ आज की रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।